गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि पर्यावरण जो है उससे क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनते हैं, उस पर ज़्यादा हम लोगों ने फोकस, क्वेश्चन बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सेंटर में हम लोग रखेंगे। देखा अभी हमने आपको प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि पर्यावरण को कितने भागों में कौन कौन से टॉपिक है, यदि हमें पढ़ के जाना पड़े तो कौन कौन से टॉपिक है जिसको हमें पढ़ के जाना चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए जो कंपटीशन में पूछे जा रहा है, जहां इन्वायरमेंट पूछा जाए, जहां जीएस के पोर्शन में इन्वायरमेंट सिलेबस में हो, तो आपको एक इकोसिस्टम जरूर पढ़ के जाना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा मैंने बताया था क्लाइमेट चेंज आज एक ज्वलंत मुद्दा, इसलिए इसको बोलता हूं कि इसको प्रकृति के साथ होने वाली छेड़खानी इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग सही मंशा से उसको नहीं कर रहे हैं। विकास के नाम पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके कारण क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे अभी गर्मियां लंबे समय तक बढ़ जा रही हैं, ठंडी लंबे समय तक बढ़ जा रहा है, वर्षा जो है नॉर्थ इंडिया में वो मई जून में होने लगती थी, जुलाई अगस्त में होने लग रही है। तो ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है और नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में क्लाइमेट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। और एक है वन और वन्य जीव, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, तो 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। उसके बाद कहाँ कहाँ जो है नेशनल पार्क बनाए गए हैं, किन किन जीवों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, कौन रेड डेटा बुक में पहुंच गए हैं, ये सब चीजें आपको जानने की आवश्यकता है, यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीसरा पार्ट मैंने बताया था, पहला हमने बताया क्या क्या चीज याद करना है, कभी भी जाइए तो पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ के जाइए जरूर, इकोसिस्टम पढ़ लीजिए। दूसरा पोर्शन आपको पढ़ना है तो जलवायु परिवर्तन पढ़िए। फटाफट रिवीजन के लिए क्लाइमेट चेंज, और तीसरा पोर्शन जो है वह फॉरेस्ट पढ़ डालिए, वन पढ़ डालिए, वन और वन जीव। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला कि पढ़ना हो तो आप पढ़ डालिए क्या चीज? पॉल्यूशन, प्रदूषण। सबसे ज्यादा जो है वह क्वेश्चन जो बन रहा है बेटा जी, वह जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से सबसे ज्यादा बन रहा है। क्योंकि वन्य और वन्य जीव तो ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं, ये ज्योग्राफी में का ही हिस्सा है एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक यदि आपने पढ़ लिया तो आपका जान लीजिए पर्यावरण कंप्लीट हो गया था, जिसको हमने क्वेश्चन बेस पे इकोसिस्टम को कल समझे थे। आज समझने की कोशिश करेंगे क्लाइमेट चेंज को। कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन बेस पे आपको एक आउटलाइन बना दूं, जिससे आसानी से आप जो है आगामी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जलवायु परिवर्तन। क्या क्या चीजें, क्या पढ़ने की आवश्यकता है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में 2 चीज ज्यादा पूछा जाता है और दोनों चीजों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। एक हम लोग को पूछा जाता है, वह होता है हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और दूसरा पढ़ा जाता है ओजोन क्षरण, ओजोन परत से संबंधित। ठीक है, ओजोन लेयर। अब
ये दो टॉपिक यदि आपने पढ़ा तो मैक्सिमम क्लाइमेट का काम हो जाता है, क्लाइमेट चेंज के इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले गैस कौन कौन से हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कहां से उत्पन्न होता है, इसके उत्पन्न होने से क्या क्या चेंज जाते हैं और क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हरितगृह प्रभाव की चर्चा करते हैं। हरितगृह प्रभाव आपको पूछा जाता है कि क्यों जरूरत, इसको खोजने की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक शब्द आता है ग्लोबल वार्मिंग, जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखिए ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, हिंदी में वैश्विक तापन, इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग। ये पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज? तो ग्लोबल वार्मिंग कुछ और नहीं बेटा, जो सूर्य का प्रकाश सनलाइट पृथ्वी पर आती है उसमें से दो लाइट होती है, दोनों लाइट को याद रखिए आप, क्लाइमेट चेंज कंप्लीट। एक अल्ट्रावायलेट खतरनाक चीज होती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, जिसको ओजोन परत रोक देता है, अवशोषित कर लेता है, तो वहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं वो गर्म होती हैं, वो पृथ्वी पे आती हैं, पृथ्वी से आने के बाद वो वापस नहीं जाती हैं और कुछ गैसों के द्वारा वो अवशोषित कर ली जाती हैं और अवशोषित करने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो वैश्विक तापन नाम से ही क्लियर है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। पृथ्वी के तापमान में क्या होना? वृद्धि होना। हम लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं वो तो झेल ही रहे हैं, प्लस जो भी कोस्टल एरिया में रह रहे हैं वो देख रहे हैं कि गर्मी का समय बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है। गर्मी का जो समय है वो क्या हो रहा है? लंबा खिंच रहा है। या जो टेम्परेचर, जब गर्मी का, पहले की गर्मी थोड़ा सा अलग फील होता था, अब गर्मी बहुत ज्यादा चुभती है और उसका कारण टेम्परेचर बहुत हाई हो जा रहा है। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नोट कर लीजिए फटाक से। कोई पूछा आपसे क्या है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना जो है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो क्या है, पढ़ने तो गर्मी, क्या फर्क पड़ रहा है, इससे क्या क्लाइमेट में चेंज आएगा? तो सबसे पहले चेंज आएगा बेटा कि गर्मी बढ़ने से जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि लगभग कई बार हम लोग इस पर चर्चा की है कि 97% जो वाटर है, जल, वह क्या है? खारा है, समुद्री जल है, समुद्री जल। बाकी जो 3% बचा वह पेयजल है, पीने वाला जल। जो पेयजल है, पीने योग्य जल है, वो 3% है। 3% में 2% तो क्या है बेटा जी? ग्लेशियर में जमा हुआ है। 2% जल, ये पूछा गया इसलिए नोट करते चलेगा। ये मत सोचिए कि आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है। लोग क्लाइमेट चेंज में इसको पढ़ना है। 97% क्या है? वाटर, खारा है, समुद्री जल के रूप में मौजूद है, जिसको पिया नहीं जा सकता या फिल्टर करने के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी, इजराइल इसको कोशिश किया है, तो हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। 3% पेयजल है, जिसमें 2% तो
ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, चाहे वो हिमालय क्षेत्र में जमा हो, चाहे अंटार्कटिका पे जमा हो, चाहे आर्कटिक के तरफ जमा हो, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के तरफ जमा हो, या ठंडे प्रदेशों में जो जमा बर्फ है वो है 2% पीने वाला। 1% में नदियों का जल, झीलों का जल, भूमिगत जल जिसको हम लोग खनन कर रहे हैं बहुत तेजी से और बहुत तेजी से वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जल हमारा लगभग 1% के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जिससे जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, और ग्लेशियर बेटा जी पिघलेगा तो इस जल का रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी? खारे पानी में ही ग्लेशियर पिघलेगा, नदियों में उफान आएगा, बाढ़ आएगा, सारे कारण ग्लोबल वार्मिंग के सारे इफेक्ट है। बाढ़ आना, ठीक है, विध्वंसक, जैसे उत्तराखंड जैसे जगहों में भयंकर बाढ़ आना, चाहे अब इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा वह होगा कि ग्लेशियर पिघलने से जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लक्षद्वीप है, चाहे आपका जो है अंडमान निकोबार है, चाहे मालदीव है, ये छोटे छोटे जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आजकल टूरिस्ट हॉटस्पॉट जगह बन गया है, हॉटस्पॉट बना हुआ है, वह क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। समुद्र का जल का स्तर बढ़ेगा और जलमग्न हो जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ज्वार भाटा आएगा और कोस्टल एरिया जितने तटीय क्षेत्र हैं वो अभी क्या होंगे? जलमग्न होते चले जाएंगे, मतलब अपना चेन्नई डूब जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह जो है ग्लोबल वार्मिंग सबसे खतरनाक स्थिति उत्पन्न करेगा भविष्य के लिए। ठीक है, तो और भी चीजें हैं बहुत सारी। मेन हम लोग आते हैं ग्लोबल वार्मिंग, आप समझ गए क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के बाद आप समझ गए कि जो है इससे क्या क्या इफेक्ट आएंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न कैसे होता है? क्वेश्चन बनता है ना जी, वैश्विक तापन उत्पन्न क्यों होता है? और इस पर ध्यान देने का श्रेय हरित गृह प्रभाव वाले गैस है। कुछ गैस है जिनको हरित गृह प्रभाव वाले गैस बोला गया है, और उसकी संकल्पना दिया गया है जोसेफ फोरियर के द्वारा। हरित गृह प्रभाव की संकल्पना भी पूछे या गैसों की संकल्पना पूछे तो जोसेफ फोरियर नोट कर लीजिए। जोसेफ फोरियर महोदय ने क्या दिया है? इसका कॉन्सेप्ट दिया है ग्रीन हरित प्रभाव का या ग्रीन हरित गैस का। अब कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देके इंफ्रारेड को अवशोषित करने का काम करती हैं? ठीक है, तो नोट करिए थोड़ा सा। सबसे बड़ा अवरक्त किरणों को शोषित कर, इसको हाँ थोड़ा सा रब कर देना, जहां आपको डाउट हो पूछ लिया करिए। सबसे ज्यादा जो है वह जलवाष्प का योगदान है, नोट करिएगा। जलवाष्प जो है वह परसेंटेज नोट कर लीजिएगा 36 to 70%। 36 to 70% जो है वो जलवाष्प जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान देता है। उसके बाद मेन गैस आपको लिखा देता हूं ताकि, और ये लिखवा दूंगा कि कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, वो नोट कर लेता हूं। सब दूसरे पे है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तीसरे नंबर पे है मीथेन। ऑप्शन में मीथेन भी आ सकता है, CH4 भी आ सकता है। ठीक है, और
उसके बाद ओजोन भी है बेटा जी, ओजोन इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ओजोन O3, इनका परसेंटेज लिख लीजिए फटाफट। 9 से 26%, 4 से 9% बैलेंस होता रहता है बेटा, और 3 से 7%, सबसे ज्यादा एग्जाम यही का है। ठीक है, चेंज होता रहता है। अब देखिए करता क्या है, इंफ्रारेड जो औरत किरणें हैं, हिंदी में औरत बोलते हैं, इंग्लिश में इंफ्रारेड। औरत किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। तो प्रवेश करने के बाद ये पृथ्वी की सतह से टकरा करके जब इंफ्रारेड जा रही होती है, तो ये गैसें होते हैं जो इसको अवशोषित करने का काम, आते समय भी और रिफ्लेक्ट होकर के जाते समय भी इसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसलिए बोला जाता है जब बादल लगा हो बेटा ना, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है कभी नीचे। ठीक है, रात के समय। तो ये जो है आपका क्या करती है, औरत किरणों को अवशोषित करने का, और अवशोषित करेंगी तो बाहरी आवरण, बाहरी वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा जलवाष्प भाई, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, क्या मुक्त कर रहे हैं, जलवाष्प। गर्मी बढ़ रही है, तालाब से, नदियों से, हर जगह से वाष्पीकरण हो रहा है, वो वाष्प, तो वो क्या करता है, इंफ्रारेड को रोकने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये पॉल्यूशन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा वाहनों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, और वाहनों के उपयोग से क्या हो रहा है, व्हीकल से क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मीथेन, मीथेन गैस जो है वो जनरली कहां से उत्पन्न होती है, कोई भी खाद्य पदार्थ या प्लांट, कोई भी चीज सड़ेगा तो सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। पूछा जाता है मीथेन कहां कहां से निकलता है, हम लोग पढ़ेंगे जब पॉल्यूशन पढ़ेंगे, प्रदूषण पढ़ेंगे। तो मीथेन धान के खेतों से निकलता है, क्योंकि पत्तियां उसमें गिर करके और जल लगा होता है, तो क्या होता है, सड़ने का काम होता है। जो देखे होंगे जानवर जुगाली करते हैं, मुंह चलाते हैं ऐसे ऐसे, वो खाने को अंदर लेते हैं, अंदर बाहर ला करके उसको चबाने का, जुगाली में मीथेन। पूछा गया जानवर की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। तो कोई भी सड़ी गली चीज है तो उससे मीथेन गैस निकलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो मीथेन भी जो है वह इंफ्रारेड को अवशोषित करते हैं। गोबर में हाथ डालिएगा तो गरम गरम महसूस होगा, पुराने गोबर में, तो वहां पर मीथेन गैस है। ठीक है, और ओजोन भी इंफ्रारेड को रोकने का काम करती है, लेकिन जब यहां से ये रिटर्न होती है तब। क्लियर है? अब आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले गैस के बारे में पता चल गया, क्रम भी बता दिया। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो जलवाष्प, वाटर वेप्रो, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन और ओजोन O3। बाकी और भी गैसें होती है। CFC भी जो है वो काम ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, नोट कर लीजिए। CFC भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मिश्रण से यह मनुष्य के द्वारा इजाद किया गया गैस है। अभी पढ़ेंगे, यह सबसे ज्यादा क्षरण करता है ओजोन लेयर को। तो CFC भी है, N2O है, नोट करिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। फैक्ट्रियों के धुएं से ये निकलता है, तो यह भी इंफ्रारेड को रोकने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। तो NTO को लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो है जब ऑपरेशन के समय किया जाता है या डिलीवरी
के समय इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या करता है, ऑप्शन में रहे तो वो भी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है, लेकिन जब ये ना मिले तब कार्बन मोनोऑक्साइड आप टिक करिएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है कि इफेक्ट करने वाला कोई, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान देने वाला कोई है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गैस में ऑप्शन जलवाष्प को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए। बाकी गैस भी आपको लिखवा दिया ताकि विकल्प में आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है। अब आते हैं SO2 भी जो है लोग बोलते हैं, लेकिन SO2 N2O तो होता है, SO2 नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का एक अलग केस है, वह अम्लीय वर्षा कराने का काम करता है। उसको जस्ट इसके बाद पढ़ने में याद रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग, अम्लीय वर्षा आप लोग को पढ़ना है। हमारे दिमाग में भी रहेगा, आपके दिमाग में भी रहेगा। तो अब आते हैं कि इस प्रभाव को कम क्यों कैसे किया जा सकता है और कौन कौन ऐसे देश हैं जो इसका ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। देखिए, विकास करेंगे, डेवलपमेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे बेटा जी, तो कार्बन का उत्सर्जन होगा ही होगा, आप रोक नहीं सकते। तो कुछ हद तक इसको कम तो किया जा सकता है। नेचुरल एनर्जी की तरफ क्यों ना बढ़े हम? क्यों गवर्नमेंट पेट्रोलियम को छोड़ करके एथेनॉल के पीछे पड़ रही है? क्यों हम लोग सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं? क्यों जो हम लोग जो है वह पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं? नवीकरणीय जितने ऊर्जा सोर्स हैं उनका इस्तेमाल करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सबसे तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे तेजी से डेवलप कर रहा है। मतलब कार्बन उत्सर्जन भी है और नवीकरणीय ऊर्जा को भी समझ तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी अपने पास ऐसी है जिसका उपयोग करके हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि दिल्ली मेट्रो की बात की, जितने भी मेट्रो सबसे पहले जो हाईटेक वाली मेट्रो लॉन्च हुई वो हुई आपकी दिल्ली मेट्रो। उसके पहले कोलकाता मेट्रो था, नो डाउट। तो दिल्ली मेट्रो में चूंकि जापान से आप टेक्नोलॉजी लिए थे, लेकिन उसका जब श्रीधरन जी ने यहां पर मॉडिफाई किया गया तो उसमें ऐसा चीज लगा हुआ है कि वह जो है ब्रेक लगाते ही 33% अपनी ऊर्जा खुद उत्पन्न करता है, एनर्जी खुद उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक, और उत्पन्न करके पीछे वाले मेट्रो को दे देता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करके कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। सबसे ज्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है वह है चीन, और जीरो कार्बन कहा जाए तो अपना भूटान है। सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम कहा जाए तो भूटान। ठीक है, न्यूनतम पूछा गया। ठीक है, और विश्व का सबसे पहला कोई कंपनी है जिसने कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया, वो है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन जो है उसने सबसे पहले कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया। कार्बन क्रेडिट क्या है जी? बस इतना जान लीजिए कि कार्बन के कम उत्सर्जन से, जैसे आपको बोला गया कि आप कंपनी है और 40 टन तक कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, 40 टन तक कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, और आपने
टेक्नोलॉजी का यूज करके 20 टन कार्बन उत्पन्न किया, मतलब आपने 20 टन कम कार्बन उत्सर्जन किया, तो आप 20 टन या कार्बन के क्रेडिट के रूप में आपका हो गया। आप चाहें तो किसी देश को बेच सकते हैं, किसी कंपनी को बेच सकते हैं। किसी कंपनी का 40 टन का लिमिट था और उसने 60 टन का जो उत्सर्जन कर दिया, तो वो क्या करेगा, आपका 20 टन खरीद करके 60 टन पे पहुंच जाएगा, तो उसका भी काम हो गया और जिसने टेक्नोलॉजी यूज किया उसको फायदा भी हो गया। तो इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक है, इस पे लंबा नहीं चलेंगे क्योंकि फिर बहुत डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बेस पढ़ना है। सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश चीन है, भूटान जो है सबसे कम उत्पन्न करने वाला है। अब आते हैं थोड़ा सा कि इसको कम करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया जापान में। जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया कि ताकि कार्बन उत्सर्जन को क्या किया जाए, हम लोग कम करें, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न न हो। तो वह जो है 1997 का आसपास, डेट याद रख भी सकते हैं, नहीं भी याद जरूरत नहीं है। जापान के क्योटो शहर में हुआ, इसीलिए इसमें जो नियम कानून बने उसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है या क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान से संबंधित है। कार्बन उत्सर्जन को कम करके हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं कुछ हद तक। सॉरी, तो क्योटो प्रोटोकॉल आप याद रखिएगा 1997 में एक सम्मेलन हुआ, उसमें सहमति बनी और इसको जो है 16 फरवरी 2005 से प्रभावी कर दिया गया, तो लागू कर दिया गया। सोलह फरवरी 2005 से प्रभावी। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया किससे संबंधित है? ऑप्शन में यदि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, दोनों भी में है। सॉरी, तो जलवायु परिवर्तन को टिक करेंगे और दोनों में से कोई एक है तो उसको टिक करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बेटा। क्योटो शहर है जापान का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जो पोर्शन है ग्लोबल वार्मिंग, हमें लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा क्या है और कैसे उससे निपटा जाएगा। हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संधि हुई है जिसका नाम है क्योटो संधि या क्योटो प्रोटोकॉल। अब आते हैं दूसरा जो पोर्शन है वह है ओजोन क्षरण से संबंधित। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ओजोन परत क्षरण जो है, दूसरा टॉपिक इसका है। ओजोन परत क्षरण, ठीक है। विजिबिलिटी है जी, आवाज तो आ रही है ना? मौसम थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या पूरा चेंज। ओजोन परत क्षरण जो है यह जानना जरूरी है पहले कि ओजोन परत क्या है। तो यदि यह पृथ्वी है तो पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत है जिसको क्षोभमंडल कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, इसको हम लोग डिटेल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है। क्षोभमंडल,
समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। अब इसको डिटेल पढ़ा जाएगा। आयन मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल को हम लोग समझता 1 2 3 4 5 भागों में बांटते हैं और उसके बाद ही बहुत सारे सब में बांटे जाते हैं। तो समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, इसको मेसोस्फीयर, हाँ, इसको थर्मोस्फीयर और इसको एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर और इसको स्ट्रेटोस्फीयर हो गया ना, ट्रोपोस्फीयर। बोले सर जी इंग्लिश हिंदी दोनों? हाँ बेटा, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो दोनों को तैयार करना है, क्योंकि क्षोभ मंडल विकल्प में दे करके ट्रोपोस्फीयर दे देगा और लिख देगा ऐसे ही ऑप्शन में ट्रोपोस्फीयर। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या करेगा, फट से टिक कर लेगा, उसके पास तो ऑप्शन में भी है, हिंदी में भी आपको देवनागरी में, इंग्लिश को देवनागरी में लिख दिया। ये कई बार हो चुका है, इसलिए आप लोग दोनों में प्रिपेयर करके रखें। तो ट्रोपोस्फीयर थोड़ा सा 2 मिनट समझ लें, उसके बाद आ जाते हैं ओजोन परत पे। ट्रोपोस्फीयर जो है, इसमें सारी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। आंधी आना, तूफान आना, नोट करते चलिएगा, भले ही बाद में लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही नोट कर लीजिए। जितने भी मौसमी क्रियाएं हैं, बादल बनना, आंधी आना, तूफान आना, हवा तेज चलना, चक्रवात आना, वो सब जो है क्षोभमंडल में होता है, जिसका लास्ट एरिया 20 किलोमीटर है, ठीक है। 18 से 20 बोलते हैं, ध्रुव पे 18 और विषुवत रेखा पे 20। उसको अभी मैं एग्जैक्ट नहीं लिखवा रहा हूं, 18 से 20, 20 से 50 ऐसे चलता है। तो इस जो दूसरा मंडल, पहला याद रखिए, क्षोभ मंडल में सभी मानवीय क्रियाएं, चाहे पैराग्लाइडिंग कर लीजिए, जो भी करना हो, ठीक है, मौसमी क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं, मौसमी क्रियाएं, कौन सा, क्षोभ मंडल। ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट एक्टिविटीज दोनों कहां होगा, क्षोभ मंडल, सबसे पास वाले में। दूसरा होता है, नाम ही है समताप, इक्वल टेम्परेचर, मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर यह ऐसी जगह होती है जहां आंधी तूफान क्लाइमेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या चलती है, प्लेन चलाई जाती है, यहां से उड़ा करके हम समताप मंडल में ले जाते हैं, ताकि उस पे जो है, कई बार देखे होंगे प्लेन ऊपर चक्कर काट रहा है, उतर नहीं रहा है, क्यों, बोले क्लाइमेट बदला हुआ है, आंधी तूफान, बारिश, बहुत तेजी जोरों से बारिश हो रही है, इसलिए प्लेन जो है लैंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि समताप मंडल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नीचे जो है क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, नीचे आंधी तूफान आया हुआ है, तो वो इस क्षेत्र में घुसने से पहले सोचता है। इसीलिए जब टेक ऑफ करते हैं तो पृथ्वी से समताप मंडल में ले जाते हैं, और जब रनवे पे उतारते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप जो है लैंड करते हैं, तब भी जो है मौसम का ध्यान रखते हुए इतने देर तक ही कष्ट है। तो वायुयान उड़ाने की सबसे बेहतर स्थिति होती है समताप मंडल के स्ट्रेटोस्फीयर की, पूछा गया कई बार है। मध्य मंडल में के ऊपर जो है आयन मंडल, आयन मंडल में जो सैटेलाइट रखे जाते हैं, सैटेलाइट रखे जाते हैं, यहां पर उपग्रह रखे जाते हैं, जितने भी आपके दूरसंचार के उपग्रह हैं सब यहीं पर घूम रहे हैं आयन मंडल में, वायुमंडल तो वायुमंडल में। तो मेन आपको याद रखना है आयन मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल याद रखना है। अब समताप मंडल का 20 से 50 है, जिसमें इसके निचले सतह पर भी 35 किलोमीटर के आसपास में 20 से 35 किलोमीटर की जो है वह सघन होता है। समताप मंडल के निचले हिस्से पर एक परत पाई जाती है बेटा,
जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं, O3। 35 से 50 डिग्री सबसे ज्यादा सघन होगा, 35 से 50 किलो। तो पूछा जाए कि ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है, मंडल के ऊपर। अब यह परत का फायदा क्या है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। इसका फायदा यह है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, उनको यह रोकने का काम करता है, अवशोषित करता है। इसीलिए इसको सुरक्षा कवच बोला गया, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ बोला गया है। किसको, ओजोन परत को पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन सा है, तो वो है ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणें जो खतरनाक होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है, रिएक्शन होता है, उसको डिटेल नहीं जाते हैं। वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के अणु को तोड़ देता है, ऑक्सीजन से O2 से रिएक्शन होता है और रिएक्शन होकर के तोड़ देता है, और फिर जो O3 का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो वो टूटना बनना एक प्रक्रिया, जब तक पराबैंगनी किरणें पड़ती रहती हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है, तो ये प्रक्रिया जारी रहती है। इसलिए ओजोन की लेयर क्या होती है, बनती रहती है, खत्म होती रहती है, लेकिन एक मोटी परत बनी रहती है हमेशा। यदि यह अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंच गई, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच गई बेटा, तो यह क्या करेंगी, पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पर पहुंच गई तो स्किन कैंसर को उत्पन्न देगी। सबसे पहला जो सबसे मूल इफेक्ट है, सबसे मेन इफेक्ट है इसका, वो है स्किन कैंसर। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेट चेंज में इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। अब यहां तक क्लियर हुआ। अब ओजोन परत को क्षरण कैसे हो रहा है, नुकसान कैसे हो रहा है, भाई ये तो नेचुरल फिनोमिना है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O3 का निर्माण, O3 से को टूट करके फिर ऑक्सीजन बनना, ये सब नेचुरल प्रक्रिया है, ये लेयर नेचुरल प्रक्रिया से कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि इसमें क्षरण होने लगा, और कैसे पता चला, तो ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, इसका पता अंटार्कटिका में पता चला। नोट करिए थोड़ा सा, 35 से 50 सबसे ज्यादा मोटाई है, नोट कर लीजिएगा इसे, 35 से 50 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा मोटा है। अब पूछा जाए तो 20 से 50। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में पता चला कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या है, ओजोन परत में छेद हो गया है। ओजोन परत में छिद्र का पता चला कि ओजोन परत में क्या हो गया है, छेद हो गया है। अब इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि मनुष्यों द्वारा जनित, बोले ना, मैं कई बार बोलता हूं कि सबसे खतरनाक कोई जानवर है पृथ्वी में तो मनुष्य है। मनुष्य द्वारा निर्मित CFC, कार्बन, 3 से मिलकर बना है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर के एक नई गैस बनी है CFC, जो क्या कर रही है, ओजोन लेयर को तोड़ने का काम कर रही है। क्लोरीन जाती है और उससे रिएक्शन करके ओजोन O3 को तोड़ने का काम करती है। तो यह जो है सबसे मोटी लेयर भी जो है कहां है, वो अंटार्कटिका, ध्रुवों पे सबसे ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा अंटार्कटिका पे है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन कहां से हो रहा है, जितने भी कूलिंग सिस्टम है, इसका सोर्स, मेन सोर्स है, दिखाई दे रहा है, नोट करें, हाँ, सबसे ज्यादा है AC, फ्रिज, जो कूलिंग सिस्टम है, स्प्रे बॉटल, स्प्रे हम लोग मारते हैं ना जी, फोम वाला,
फोम निर्माण, फोम के निर्माण में, ठीक है, इससे सबसे क्या निकल रहा है, सीएफसी निकल रही है। उसके बाद स्प्रे कैन आती है, स्प्रे करने वाली पार्टी, देखिए वो पार्टियों में हम लोग स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे होता है, बॉडी स्प्रे में भी होता है, फोम निर्माण में भी होता है, और जब प्लेन चलती है तो उससे भी जो है, उसके ईंधन से भी इसका निर्माण होता है सीएफसी का। सीएफसी का सोर्स पता है, कूलिंग सिस्टम जितने हैं वो सीएफसी गैस को छोड़ते हैं, और इससे क्या होता है, ओजोन परत को नुकसान होता है। अब इस नुकसान को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, फिर समझौता किया, और समझौता किया गया वियना संधि के रूप में। नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बोले सर जी इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन बेस पढ़ा रहे हैं बेटा जी तो सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं आपको। कम समय में जाना चाहिए तो फिर मेन टॉपिक को ही टच करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये टॉपिक है कि कम से कम 3-3 क्लास आराम से चल जाए। अब आते हैं वियना। वियना में संधि हुई कि ओजोन परत क्षरण को रोकना जरूरी है, नहीं तो स्किन कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 16 सितंबर 1900, इंपॉर्टेंट डेट है सिर्फ 1987, 16 सितंबर 1987 में एक एग्रीमेंट बना जिसको वियना संधि के नाम से बोला जाता है, और इस पे हस्ताक्षर किया गया, प्रोटोकॉल किया गया, लागू भले ही इसको हम लोग 94 में किए, ठीक है, लागू जो है लागू सॉरी 89 में किए हैं, 2 साल बाद 87 से 89। यह मॉन्ट्रियल, वियना के मॉन्ट्रियल में हुआ था, इसलिए इसको बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब नियम होता है, याद रखिए सीधा। मॉन्ट्रियल, अभी हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल देखे, क्योटो प्रोटोकॉल पूछा था किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन या वैश्विक उष्मन, वैश्विक तापन उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग को बोलते हैं हिंदी में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछे ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए यह संधि की गई, वियना संधि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसको 16 सितंबर 1987 को सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो 94 में यूएन ने इसे 16 सितंबर को क्या बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा गया कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। अब इसकी एक चीज और जानिए, इसकी मोटाई मापने के लिए, ओजोन की मोटाई मापने के लिए, परत की मोटाई मापने के लिए एक इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं डॉप्सन। ओजोन मापने की इकाई डॉप्सन है, डॉप्सन। नोट करते चलिए फटाफट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ दिवस है, दिवस को भी हम लोग पढ़े क्लाइमेट चेंज में, कि ओजोन जब दिवस की बात ही 16 सितंबर, तो एक दो और नोट कर लीजिए। ओजोन परत से इतना ही प्रश्न बनता है, कहाँ हुआ है, किसके कारण हो रहा है, और कैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसको कूलिंग सिस्टम में दूसरे गैसों का उपयोग करके हम लोग कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ एक दो डेट है, 16 सितंबर चूंकि याद, यहीं पे चर्चा कर देते हैं कि 3 डेट थोड़ा सा याद रखिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। बोले सर जी क्या है 22-22? यह आसान है थोड़ा याद करने के लिए, क्रम से एक एक महीने का है। तो ये है जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस आपसे पूछा जाए तो 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो वो है
22 अप्रैल। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा जाए, ये वाटर डे, इंटरनेशनल वाटर डे, इंटरनेशनल अर्थ डे और इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे पूछा जाए बेटा जी तो 22 मई याद रखिएगा। अब इसका थोड़ा सा याद करने का मैं तरीका बता देता हूं कि सबसे पहले महीने में क्या होगा, बर्फ जल गिरेगा ऊपर से। किस पे गिरेगा? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे ज्यादा जल गिरेगा तो क्या होगा, कल बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या बताया था कि पृथ्वी पे जल ज्यादा गिरेगा तो क्या होगा, बायोडायवर्सिटी ज्यादा डेवलप होगी, घने जंगल पैदा होंगे, घने जंगल हो ज्यादा जीव जंतु पैदा होंगे, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा एक एक महीने का। ठीक है, उसके बाद भी एक दो और याद रख लीजिए कि 2 फरवरी को, 2 फेब को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड, इंटरनेशनल वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को। ठीक है, यह 2 फरवरी चूंकि क्यों सुरक्षित रखना जरूरी है, आर्द्र भूमि, तालाब, झील, इनको क्यों सुरक्षा, क्योंकि यह भी एक इकोसिस्टम के पार्ट है और इसमें रहने वाले जीव जंतु क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो रामसर एक जगह है, रामसर संधि भी पूछी जाती है, तो रामसर संधि एक 2 फरवरी 1971 को हुई थी। 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि भी थी। पूछा गया है कि रामसर संधि किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है और 71 में हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व के जितने भी दलदली क्षेत्र है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, उनको संरक्षित करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इसके संधि के तहत। ठीक है, उसके बाद ओजोन का हो गया, ओजोन दिवस। एक और है पर्यावरण दिवस जो 5 जून का है, उसको भी लिख लीजिए, 5 जून को है, वो है पर्यावरण दिवस। और भी दिवस आपको याद करें, मेन जो अभी दिवस हमने बताया इसको जरूर यहीं के यहीं रट डालिए। ठीक है, अब हम लोग का जो तीसरा और चौथा पोर्शन है कि वन्य जीव, वन और वन्य जीव, और चौथा पोर्शन है हमारा कौन सा, वो है पॉल्यूशन। तो 4 क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट को फिनिश करने का। एक क्लास और रहेगी कि पर्यावरण से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं। तो 1980 से लेकर के 1986 और अब तक को हम लोग देख लेंगे। एक दिन की क्लास भी नहीं होगी, वो हमें लग रहा है कि 10 to 15 मिनट्स की क्लास होगी, उसमें आपको मैं अधिनियम बता दूंगा जो पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण के सारे क्वेश्चन आप लोग समझ भी गए होंगे और मोटा मोटा हम लोग कर भी लेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन हो तो आप तुरंत पूछें, ऑफलाइन मोड में भी ऑनलाइन मोड में भी, दोनों तरफ आप फ्री हैं। और अभी हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में जो है टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग दूसरे को इन्फॉर्म करें। टेस्ट सीरीज में जहाँ जहाँ ऑफलाइन मोड में सबसे ज़्यादा हम लोग पहले शुरू करेंगे, और चूँकि वो चुनिंदा प्रश्नों को बहुत ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आप ज्वाइन करें, ऑफलाइन कांटेक्ट कर लें। और उसके साथ ही जो न्यू कहा जाए यूजीसी नेट की जो या असिस्टेंट प्रोफेसर की ये नया बैच भी शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसके लिए भी स्पेशल आपको क्या कहें, ऑफर नहीं कहेंगे कि टीचिंग में कोई ऑफर चीज़ नहीं होती है। आपको कोशिश किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।